नमस्कार बच्चों, एसएससी सीजीएल 2026 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और आप सभी बच्चे जोर शोर से तैयारियों में लग गए होंगे। इस बीच बच्चों में उत्सुकता ये बनी रहती है कि कई बच्चे पोस्टों के बारे में जानना चाहते हैं, प्रोफाइल के बारे में जानना चाहते हैं कि किस पोस्ट में क्या काम रहता है, क्या सैलरी रहती है, क्या बेनिफिट्स रहते हैं। तो इसी को सोचते हुए हमने सबसे पहले एक वीडियो बनाने की शुरुआत करी है, जिसमें सबसे पहले हम आप लोगों की सबसे चहेती पोस्ट जीएसटी इंस्पेक्टर के बारे में चर्चा करेंगे कि जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट कितने नंबरों पर मिलती है, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या वर्कलोड होते हैं और आपको कैसे कैसे तैयारी करनी पड़ेगी। साथ ही इस वीडियो में हम यह भी बताएंगे आपको कि इस वर्ष जोन वाइज कितनी वैकेंसीज इन्होंने निकाली हुई हैं, टोटल वैकेंसीज कितनी आई हुई हैं। आरटीए के रिप्लाई की मदद से वह जानकारी हम लोगों तक पहुंची है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। तो बच्चे, जैसा आप देख पा रहे हो यहाँ पर स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, यह हमारे स्टूडेंट है राम लखन दागी जी, जो अभी जीएसटी इंस्पेक्टर बने थे। हालांकि 2025 में और भी अपने यहाँ से जीएसटी इंस्पेक्टर बने, जैसे सुमित है अपने यहाँ से जो जीएसटी इंस्पेक्टर पद पे सिलेक्ट हुए हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट हैं इंदौर में, भोपाल में और बाकी हिंदुस्तान के शहरों में जो पोस्टेड है जीएसटी इंस्पेक्टर के पद पे। तो आइए जानेंगे इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कि जीएसटी इंस्पेक्टर में क्या क्या काम रहता है, कैसे कैसे काम किया जाता है। तो इनमें ये सारे एग्जाम पैटर्न पे अपन बात करेंगे, जैसे सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, वर्क प्रोफाइल क्या है, वैकेंसी की डिटेल क्या है, कट ऑफ कितना एक्सपेक्टेड रहेगा, प्रमोशन और ग्रोथ क्या है कि सर इसमें भविष्य में चल के प्रमोशन के क्या चांसेस बनते हैं, क्या ग्रोथ के चांसेस बनते हैं। तो चलिए जानते हैं आगे चल के अपन इस बारे में। तो यहाँ पर देखें, जैसा कि अपन देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये है एसएससी सीजीएल 2026 का एक ओवरव्यू हम आपको दे देते हैं। हालांकि इसकी कंप्लीट जानकारी हमने वीडियो के द्वारा आपको पहुंचा रखी है। यहाँ पर बेटा कुल 12,256 पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। हालांकि ये भर्तियां 15,000 से ऊपर जाने की पूरी संभावना जताई जा रही है। ठीक है, आपका ये 2 फेज में एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। जो प्रीलिम्स का एग्जाम है आपका, वो कब होने वाला है? अगस्त सितंबर में, जिसके लिए करीब 100 दिनों का आपको समय मिला हुआ है। और इसके बाद जो टियर 2 मेंस का जो एग्जाम होगा आपका, मेंस के एग्जाम में भी करीब आपको 3 महीने का समय दिया जाएगा, जो कि दिसंबर में कंडक्ट होने वाला है। तो पर्याप्त समय मिला है नोटिफिकेशन के हिसाब से अपन को तैयारी करने के लिए। आप चाहें तो अभी से तैयारी करके सिलेक्शन आराम से ले सकते हैं। तो यह जानकारी तो बेसिक है जो हमने आपको बता दी है बच्चे। इसके बाद आगे बात करते हैं अपन कि वैकेंसीज के बारे में कि इस साल कितनी वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो आरटीआई के रिप्लाई में जो जानकारी प्राप्त हुई है बेटा, वह बोर्ड पे आप देख सकते हैं। यह जो वैकेंसीज है जीएसटी इंस्पेक्टर की वैकेंसीज हैं, जो जोन वाइज यहाँ पर दर्शाई गई हैं कि किस जोन में कितनी वैकेंसीज निकाली गई हैं। और जो कुल वैकेंसीज की संख्या है वह है 2369, मतलब 2369। इतनी वैकेंसीज आपकी आउट की गई हैं जो 2026 में भरी जानी है इनके द्वारा। तो यह सारी जानकारी आपको सीएमसी इंदौर के टेलीग्राम के पेज पे मिल जाएगी। तो ये सारी जानकारी किसके है बेटा? अपने पास में जोन वाइज सारी वैकेंसीज की डिटेल्स आपके सामने आ गई हैं। आगे चल के बात करते हैं बच्चे अपन कि अगर मैं ये पूछूं कि सर ये सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इसका, कि कैसे सिलेक्ट होते हैं, कितने फेजेस होते हैं इसमें, तो आइए जानते हैं इस बारे में। सबसे पहले आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा जो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, कंप्यूटर बेस्ड रहेगा जो आपका एग्जाम। फिर आपका मेंस का एग्जाम होगा जो कुल 390 नंबर का होगा, जिसके आधार पे आपको आगे बढ़ाया जाएगा। अगर आप मेंस क्लियर कर लेते, ये भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है आपका। फिर आपका क्या होता है बेटा? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पास आपके पास फिजिकल का और मेडिकल टेस्ट करवाया जाता है। अब बच्चे यहाँ पर थोड़ा परेशान हो सकते हैं कि सर एसएससी में भी फिजिकल होता है बेटा, जीएसटी इंस्पेक्टर में फिजिकल होता है, कुछ और पदों पे फिजिकल होता है, लेकिन नाम मात्र का होता है। टेंशन लेने वाली बात कोई नहीं होती है, नॉर्मल फिजिकल होता है। सर फिजिकल में क्या क्या होता है वो जानकारी भी हम आपको थोड़ी देर में देते हैं, अभी अगली स्लाइड में, ठीक है ना। तो आपका फिजिकल और मेडिकल टेस्ट भी होता है। इसके बाद आपकी मेरिट निकल के आती है, जिसमें आपका फाइनल सिलेक्शन डिक्लेयर किया जाता है। आमतौर पर अगर देखा जाए तो 2 ही मुख्य चरण होते हैं, पहला और दूसरा। पहला अगर क्वालिफाइंग हो गया तो ठीक है, ये कट कर दो। फिर मेंस, यहाँ जो 390 में से जो नंबर प्राप्त होंगे, यही आपका रिजल्ट डिसाइड हो जाता है। बाकी के जो फेजेस रहते हैं वो फॉर्मेलिटी के फेजेस रहते हैं, तो इतना परेशान होने वाली बात नहीं है। आपका एक ही टारगेट है कि मेंस अपन को क्या करना है, अच्छे नंबरों से क्लियर करना है। आगे चल के बात करें अपन इसमें अगर, तो एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे कि सर प्रीलिम्स का एग्जाम पैटर्न क्या होता है। तो जिन बच्चों को नहीं पता उनको हम बता दें कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है बेटा। इसमें आपका रीजनिंग के 25 सवाल रहेंगे 50 नंबर के। जनरल अवेयरनेस जीके जीएस जिसको आप बोलते हो 25 सवाल रहेंगे 50 नंबर के बेटा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसको आप मैथमेटिक्स के नाम से जानते हैं 25 सवाल रहेंगे 50 नंबर के। इंग्लिश में भी आपके 25 सवाल रहेंगे 50 नंबर के। मतलब हर सवाल कितने नंबर का रहेगा? 2 नंबर का। कुल 200 नंबर का आपका क्या किया जाएगा? पेपर। लेकिन वर्ष 2026 में एक नया आपको इंट्रोड्यूस किया गया है पैटर्न, और वो है सेक्शनल टाइमर का। मतलब यहाँ पर अब आपको सेक्शनल टाइमर लगा दिया गया है। आपका टोटल पेपर 60 मिनट्स 1 घंटे का होगा, लेकिन आपको 15 मिनट हर सब्जेक्ट के लिए दिए जाएंगे। कितना टाइम दिया जाएगा बेटा? 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। कितना टाइम दिया जाएगा? 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। मतलब 15 मिनट यहाँ पर, 15 मिनट यहाँ पर, 15 मिनट यहाँ पर और 15 मिनट यहाँ पर। मतलब इसका यह हुआ कि जब तक आप 15 मिनट में ये पूरा खत्म नहीं कर लेते, तब तक आप दूसरे पोर्शन पे स्विच कर ही नहीं पाओगे।
आपको हर सेक्शन के लिए कितने मिनट का समय मिलेगा बेटा? 15 मिनट के लिए समय मिलेगा, जिसके लिए बच्चों में खलबली भी मची हुई है कि सेक्शनल टाइमर आ गया, सेक्शनल टाइमर आ गया। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें बेटा, सेक्शनल टाइमर आना फायदे की चीज़ होता है, पेपर का पैटर्न और लो कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो पेपर टफ नहीं बनाया जाएगा, इस बात को लेकर निश्चिंत रहें आप लोग। तो सेक्शनल टाइमर आपके लिए अच्छा ही साबित होगा आगे चल के। अगर बात करें सर मेंस का एग्जाम किस तरह कंडक्ट करवाया जाता है, तो टियर 2 या मेंस का एग्जाम जो कंडक्ट करवाया जाता है ना भाई, वो कैसे कंडक्ट करवाया जाता है? उसमें मैथ्स के 30 सवाल पूछे जाते हैं, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है और 90 मार्क्स का पेपर होता है। रीजनिंग में भी कितने सवाल आते हैं? 30। हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है? 3 मार्क्स का होता है। तो कितने? 90 मार्क्स का ये टोटल पेपर हो जाएगा। मतलब मैथ्स और रीजनिंग को मिलाकर कुल 180 नंबर का पेपर बनता है आपका। बात समझ में आ रही? हर क्वेश्चन कितने नंबर का रहता है बेटा? 3 मार्क्स का रहता है। हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहता है? 3 मार्क्स का रहता है। क्लियर है? इसके बाद में अगर मैं बात करूं, यहाँ पर इंग्लिश में 45 क्वेश्चन है आपके, ठीक है, वो भी 3 मार्क्स के हिसाब से 135 नंबर के हैं। जीके में आपके 25 क्वेश्चन है, वो भी 3 नंबर के हिसाब से 75 नंबर के हैं। तो पहला जो आपका सेक्शन रहेगा वो 180 नंबर का होगा। दूसरा जो सेक्शन रहेगा इंग्लिश और जीए मिला के वो 210 नंबर का रहेगा। सर इसमें भी सेक्शनल टाइमर है? हाँ, इसमें भी सेक्शनल टाइमर दिया गया है। पहले वाले में आपको मैथ्स और रीजनिंग के लिए 30-30 मिनट का समय दिया जाएगा। मतलब मैथ्स के लिए 30 मिनट का समय और रीजनिंग के लिए भी कितने मिनट का समय? 30 मिनट का समय। 30 मिनट फॉर इस सब्जेक्ट। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम में वेरिएशन है बेटा। यहाँ इंग्लिश के लिए आपको कितने मिनट दे रहा है? 40 मिनट दे रहा है। और जीके जीएस के लिए कितने मिनट दे रहा है? 20 मिनट का समय दे रहा है। और यह समय पर्याप्त है बेटा, ऐसी कोई भारी दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इसके बाद होता है कंप्यूटर टेस्ट, जो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, और फिर टेस्ट होता है आपका। और नेगेटिव मार्किंग की बात करूँ तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग रखी जाती है, जिसमें आपका 1 नंबर कटता है पर रॉन्ग आंसर के लिए। नेगेटिव मार्किंग कितने की रखी जाती है बेटा? 1 नंबर की। अगर आपका 3 नंबर का सवाल है, अगर आप नेगेटिव करोगे तो 1/3 नंबर कट जाएंगे। मतलब कितने नंबर कट जाएंगे? 1 नंबर आपका माइनस हो जाएगा। 1 नंबर क्या हो जाएगा बेटा? आपका माइनस हो जाएगा। तो हर नेगेटिव क्वेश्चन के लिए आपको गलत सवाल जवाब देने के लिए 1 नंबर का क्या होगा? भुगतान भी करना पड़ेगा उसके लिए। नेगेटिव मार्किंग कितने नंबर की है? 1 नंबर की है यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो यह किसका पैटर्न है? मेंस का। तो मेंस में ये जो टोटल होता है 180 और 210 मिला के, ये कितने नंबर का होता है? 390 नंबर का। ये 390 नंबर में से कितने नंबर आपके आएंगे, यही आपका सिलेक्शन या रिजेक्शन डिसाइड करता है। बात समझ में आ रही? यही आपका सिलेक्शन या रिजेक्शन क्या होगा बेटा? डिसाइड होगा। आगे चल के बात कर लो मैं अगर इसके बारे में, तो सर फिजिकल में क्या क्या करवाया जाता है? देखो सीजीएल का फिजिकल है, टेंशन लेने वाली बात कोई नहीं होती। यहाँ पर एकदम नॉर्मल फिजिकल करवाया जाएगा, जो सारे बच्चे बड़े आराम से कर लेते हैं। यहाँ पर मेल और फीमेल के लिए अलग अलग बताया गया है। देखो मेल के लिए क्या फिजिकल मांगते हैं ये लोग, हाइट जो है आपकी 157.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट जो है वो आपकी 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। जो वॉकिंग रहेगी, आपको पैदल चलाया जाएगा। 15 मिनट में आपको कितना चलना होता है? 1.6 किलोमीटर चलना होता है। और यहाँ आपसे साइकिलिंग करवाई जाती है, और आपको आधे घंटे में कितनी साइकिल चलानी होती है? 8 किलोमीटर, जो कि बहुत ही आसान टास्क होता है। बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही आसान टास्क होता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसके लिए। लड़कियों के लिए मैं बात कर लूँ कि सर फीमेल के लिए क्या फिजिकल क्वालिटीज़ हैं, तो हाइट जो रहेगा वो 152 सेंटीमीटर मांगी जाती है। जो वजन रहेगा वो मिनिमम 48 केजी मांगा जाता है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है बेटा, ठीक है। वॉकिंग कितनी है? 20 मिनट में कितना चलना होता है लड़कियों को? 1 किलोमीटर। और साइकिल कितनी चलानी होती है? 20 मिनट में 3 किलोमीटर चलानी होती है। तो लड़कियों के लिए फिजिकल में थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया जाता है। लड़कों के लिए सारी फिजिकल्स में क्या रहती है? गाइडलाइन रहती है। और यह मेल और फीमेल दोनों के लिए है कि आपकी जो आईज है विद और विदाउट ग्लासेस 6/6 पे आपकी खरी उतरनी चाहिए। अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो जीएसटी में आपको अलाउड नहीं किया जाएगा। अगर कलर ब्लाइंडनेस वाले छात्र हैं तो वो जीएसटी में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यह मेल और फीमेल दोनों के लिए एक कॉमन कंडीशन है, या मेल और फीमेल में कोई भेदभाव नहीं है। अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो आप जीएसटी में फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते बेटा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे चल के बात कर लेते हैं मेडिकल के बाद। अगर अपन बात करें कि वर्ष 2025 में जो रिजल्ट आया है सर, उसमें कट ऑफ क्या गया है? अभी हाल ही में जो वर्ष 2025 सीजीएल का जो रिजल्ट आया है, उसमें क्या कट ऑफ गया है जीएसटी के लिए, तो यहाँ पर देख लेते बेटा। जो यूआर कैटेगरी के लिए है वो 319 नंबर कट ऑफ गया था। मतलब कितने में से कट ऑफ गया है? ये 390 नंबर में से। कितने में से कट ऑफ गया है बेटा? जो मेंस का पेपर होता है ना टियर 2 का, जो टियर 2 का जो पेपर होता है, कितने नंबर का बेटा? 390 नंबर का। उसमें से अगर आपको जीएसटी इंस्पेक्टर बनना था तो कितने नंबर चाहिए थे? 319 नंबर। जनरल कैटेगरी वालों को, ओबीसी वालों को कितने चाहिए थे? 316 नंबर। ईडब्ल्यूएस वालों को कितने चाहिए थे? 315 नंबर। एससी कैटेगरी में 305 नंबर। एसटी कैटेगरी में 292 मार्क्स। मतलब वर्ष 2025 में जो बच्चे जीएसटी इंस्पेक्टर बने हैं वो इन कट ऑफ के आधार पे बने हैं। कैसे बने बेटा? इन कट ऑफ के आधार पे बने हैं आपको, ठीक है ना। और ध्यान रहे आपको बात कि 2026 में कंपटीशन तगड़ा होने वाला है। क्यों सर 2026 में ऐसी खास बात क्या है? हम यहाँ बात तो कर रहे हैं जीएसटी के बारे में, लेकिन यह कंपटीशन तगड़ा होगा डबल ए के कारण।
एक जो पोस्ट है जिसके बारे में हम आगे चल के वीडियो बना के डालेंगे, जैसे आज जीएसटी की डाला है वैसे हम AA के लिए भी वीडियो बना के डालेंगे पूरा। तो आपका जो एक पोस्ट आई है ना बेटा AA, यह पोस्ट 3 साल बाद आई है। तो सारे बच्चे जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, नौकरियां कर रहे हैं, कोई इनकम टैक्स पे, कोई जीएसटी पे, कोई ASO में कहीं कहीं काम कर रहे हैं, वो सारे बच्चे अब इस जुगाड़ में रहेंगे कि मैं किसी तरह इस बार AA का पद उठा लूँ, जो कि बहुत ही AA अपने आप में बहुत बड़ी नौकरी है, जिसके बारे में हम वीडियो के डिटेल बना के आपको डालेंगे। तो ध्यान रखना, इस बार कट ऑफ में दिक्कत जाने वाली है, आपका जो कंपटीशन रहेगा वो बहुत तगड़ा होने वाला है। तो उसके हिसाब से अपन को क्या करनी है बेटा, तैयारी करनी है। उसके हिसाब से क्या करनी है, तैयारी करनी है अपन को। अगर मैं बात करूं सर जीएसटी इंस्पेक्टर में सिलेक्ट हो जाते हैं तो हमारी ट्रेनिंग कैसे होती है, जैसे आप सभी को एक जानकारी होगी कि जो IAS IPS की ट्रेनिंग करते हैं यूपीएससी में सिलेक्ट होने के बाद, वो लबासना में जाके करते हैं, वो उन बच्चों के दिमाग में एक इमेज बनी हुई है। इसी तरह जीएसटी वाले कहाँ तैयारी करते हैं बेटा, तो नासिन करके इनका एक वो होता है जो इनको ट्रेनिंग करवाते हैं बेटा, उसका फुल फॉर्म क्या होता है आपका, नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम्स इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नार्कोटिक्स। तो नासिन वाले आप लोगों की ट्रेनिंग करवाते हैं बेटा। ट्रेनिंग एट कहाँ होती है, नासिन में होती है, NICAN में आपकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग का क्या शेड्यूल रहता है आप देख सकते हैं, ये आपका वो जगह है जहाँ पे आपकी ट्रेनिंग कंडक्ट कराई जाएगी। इस तरह से आप सभी बच्चे वर्दियों में बैठ के अपनी ट्रेनिंग पूरी करेंगे। ये ट्रेनिंग का पूरा सेशन रहेगा, मॉड्यूल रहेगा, जहाँ आपको गन चलाना सिखाया जाएगा, आपका फिजिकल फिटनेस पे भी ध्यान दिया जाएगा, आपको पढ़ाया भी जाएगा, सारी चीज़ों के बारे में बताया जाएगा, कस्टम्स के रूल्स रेगुलेशन समझाए जाएंगे। अब वो जो ट्रेनिंग सेशन है वह किस तरह चलाया जाएगा, तो ट्रेनिंग सेशन में आपको यहाँ पर कितना रहेगा बेटा, 14 हफ्ते की आपकी ट्रेनिंग होगी। 14 हफ्ते की आपकी ट्रेनिंग होने वाली है। ट्रेनिंग 2 फेजेस में होगी। ट्रेनिंग कितने फेज में होगी, 2 फेज में। जो पहला फेज रहेगा वो 12 हफ्तों की ट्रेनिंग का रहेगा, और जो दूसरा फेज रहेगा वो आपका 2 हफ्तों की ट्रेनिंग का रहेगा। मतलब 12 हफ्ते तो आपकी ट्रेनिंग कहाँ होगी, इन हाउस, मतलब नासिन के अंदर ही कराई जाएगी आपकी ट्रेनिंग। और जो 2 हफ्ते हैं वो कहाँ करवाई जाएगी, आपकी पुलिस या पैरामिलिट्री एकेडमी में करवाई जाएगी, ठीक है ना, जो फिजिकल पे बेस होगी, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो 12 हफ्ते तो आपको मजे मारने, बढ़िया ट्रेनिंग सेंटर में क्या लेनी है, ट्रेनिंग रहनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वहाँ पर आपको, कंडक्टेड बाय नासिन। तो यहाँ पर आपकी क्या करवाई जाएगी, ट्रेनिंग करवाई जाएगी, वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग करवाई जाती है बेटा। डिसिप्लिन सिखाया जाएगा आपको, यहाँ पर नॉलेज कराई जाएगी आपको, और सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि किस तरह आपको जीएसटी डिपार्टमेंट में काम करना होता है। तो बच्चे यहाँ पर देखते हैं अपन कि जीएसटी इंस्पेक्टर बनके आपको क्या क्या वर्क प्रोफाइल रहेगी, आपको किन किन क्षेत्रों में काम करना पड़ेगा, क्या क्या आपका काम करने का मॉड्यूल रहेगा, इन सभी चीज़ों की जानकारी लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ देखें मुख्य कार्य क्षेत्र, यहाँ अपन करेंगे किसके बारे में बात बेटा, मुख्य कार्य क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। जैसे पहला आपका जीएसटी विभाग। अब जीएसटी विभाग में क्या क्या काम करोगे बेटा आप, जैसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जांच करना है, टैक्स रिटर्न की जांच करना है, बिजनेस फॉर्म की जांच करना है, इनवॉइस वेरिफिकेशन है, टैक्स इवेशन रोकना है, फ्रॉड की पहचान करना है। दूसरा बच्चे केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग में आपको काम करने मिल सकता है, जिसमें एक्साइज ड्यूटी कलेक्शन आपको करना होता है। फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उनकी जाँच करनी होती है। जो भी फैक्ट्रियाँ चल रही है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो जीएसटी के बेसिस पे चल रही है कि नहीं चलिए, उसकी जाँच करनी होती है। गुड्स मूवमेंट की जाँच करनी होती है आपको। राजस्व की सुरक्षा सुनिश्चित करना है कि भाई जो हमें जीएसटी से पैसा मिलना है, कई कंपनियां उसमें फ्रॉड तो नहीं कर रही, ये आपको चेक करना होता है बच्चे उसके अंदर। फिर यहाँ पर आपको प्रिवेंटिव विंग मिलती है, ठीक है ना, जैसे इसमें एक प्रिवेंटिव डिपार्टमेंट होता है। प्रिवेंटिव विंग में क्या मिलता है बेटा आपको, वहाँ पर स्मगलिंग रोकने का काम मिलेगा, इंटेलिजेंस आपको इकट्ठी करनी होती है, अवैध सामान की जब्ती करनी होती है, सरप्राइज चेक करने होते हैं, फील्ड ऑपरेशन रहता है। ये एडवेंचर से भरा काम होता है, प्रिवेंटिव वाला ध्यान रखेंगे सारे बच्चे, ठीक है ना। चौथा क्या होता है बेटा आपका काम, एंटी इवेजन विंग होता है। एंटी इवेजन विंग का मतलब फर्जी बिलिंग की जांच, ये सबसे बड़ा मुद्दा है बेटा वर्तमान में आपको होता है। फर्जी बिलिंग की जांच क्या क्या करते हैं, आमतौर पर जो कंपनियां चला रहे हैं वो जीएसटी बचाने के लिए फर्जी बिल बनवा लेते हैं। आप लोग भी कहीं अगर व्यापारी होंगे, आपके पिताजी वगैरह, तो वहां सुनते होंगे आप कि उन्होंने फर्जी बिल बनवा लिया, फर्जी बिल बनवाने की सलाह दे रहे हैं। तो ये फर्जी बिल बनवाना जीएसटी के लिए सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है। जीएसटी डिपार्टमेंट इस पर बहुत अच्छे से नकेल कस के रखता है। तो यह सबसे बड़ा मुद्दा है वर्तमान में, फर्जी बिलिंग वाला आपका। फिर टैक्स फ्रॉड की जांच है आपका, सर्च एंड सीजर ऑपरेशन। अब आप सुनते होंगे कि सर्च पे गए हैं जीएसटी वाले या रेड पे गए हैं, ठीक है ना, तो सर्च एंड सीजर ऑपरेशन होता है आपका। और वित्तीय जांच, जिसे आप इन्वेस्टिगेशन भी बोल सकते हो बेटा, ठीक है ना। फिर इसके बाद में बात करें कि जो संभावित पोस्टिंग क्षेत्र है वो कहाँ कहाँ हो सकते हैं सर हमारे, तो वो कहाँ कहाँ हो सकते हैं बेटा आपके ऑडिट डिपार्टमेंट में हो सकता है। ऑडिट डिपार्टमेंट में ये दिए गए काम आपको चेक करने होंगे। इंटेलिजेंस डीजीसीआई में आपको मिल सकती है पोस्टिंग, जहां पर आपको क्या क्या चेक करना होगा बेटा, हाई प्रोफाइल जांच करनी होगी, साइबर जीएसटी फ्रॉड ट्रैक करना होगा, नेशन वाइड रेड और जांच में शामिल होना होगा आपको। फिर यहाँ पर कस्टम डिपार्टमेंट में आपको पोस्टिंग मिल सकती है, तो कस्टम में आपको क्या काम करना होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जांच करनी होगी, कस्टम ड्यूटी वेरिफिकेशन है, एक्सपोर्ट है और एंटी स्मगलिंग ऑपरेशन है। कस्टम डिपार्टमेंट का मतलब आपको यहाँ पर जो पोस्टिंग मिलती है ना, वो आमतौर पर एयरपोर्ट्स और पोर्ट्स पे मिलती है, जब हवाई अड्डे और बंदरगाह होते हैं, मतलब हमारे देश की कनेक्टिविटी दूसरे देशों से होती है,
या एक शहर की कनेक्टिविटी दूसरे शहर से होती है, वहाँ आमतौर पर क्या होती है, कस्टम डिपार्टमेंट वालों को पोस्टिंग दी जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं बेटा इसके अंदर। आगे चल के बात करें अपन इसमें अगर, तो सर इसका पे स्केल क्या होता है, सैलरी कितनी मिलती है हमें, वेतन और भत्ते किस हिसाब से दिए जाते हैं, पर सैलरी क्या मिलती है बेटा, तो ये आपका लेवल 7 का जो पे स्केल होता है, पे स्केल कौन सा लगता है इसमें, लेवल 7 लगता है। जो सैलरी बार है वो आपका इस रेंज में आता है। अगर मैं बात करूं सर ग्रेड पे कितना मिलता है, तो 4600 ग्रेड पे की नौकरी है ये आपकी। इन हैंड सैलरी कितनी आती है, तो 75 से 85,000। सर डिफरेंस क्यों है इसमें, ये डिपेंड करता है कि आपकी किस सिटी में पोस्टिंग है, इंदौर में पोस्टिंग है या मुंबई में पोस्टिंग है, तो वहाँ के अलाउंसेस में फ़र्क आ जाता है, इसलिए इन हैंड सैलरी में फ़र्क भी आता है। तो 75,000 से 85,000 आपकी क्या होती है, सैलरी होती है यहाँ पर, ठीक है ना, जिसमें HRA TA DA शामिल होता है। मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं आपको, आपके पेरेंट्स को भी मिलते हैं बेटा, ठीक है ना, आपको आपके पेरेंट्स को भी मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं इसमें। गवर्नमेंट एकोमोडेशन मिलता है आपको, गवर्नमेंट क्वार्टर्स मिलते हैं रहने के लिए, ठीक है ना, चिल्ड्रन ट्यूशन फी है आपका, LTC वगैरह है, रिटायरमेंट कॉर्पस है आपका, और अदर अलाउंसेस रहते हैं जो भी नियम के अंतर्गत आते हैं। तो ये सारी सुविधाएं तो मिलती ही हैं। एक बार अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय बन जाते हो बेटा, और आपके माँ बाप अगर आप पे डिपेंडेंट है, और अगर उनकी तबीयत खराब होती है, तो फिर आपको यह नहीं सोचना कि उनका इलाज कहाँ जाके कराएं। शहर के सबसे बेस्ट हॉस्पिटल में आपको सुविधा मिलेगी फ्री इलाज कराने की। सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आज अगर मान के चलो मेरे माता पिता बीमार पड़ जाए, तो मेरे पास 10,000 रुपये भी नहीं कि मैं उनका इलाज करा पाऊँ। कल को अगर 10 लाख रुपए का भी खर्चा आता है, तो आपको ऐसा नहीं कि सरकारी हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। शहर के तमाम जितने बड़े हॉस्पिटलों के नाम जानते हैं, उनमें से 90-95% हॉस्पिटल में जाके आप अपने माता पिता का इलाज करा सकते हैं, जिसका पूरा भुगतान कौन करती है, केंद्र सरकार करती है। आपको एक पैसे का खर्चा नहीं उठाना होता है। बात समझ में आ रही है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है आपका किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स का। इसके बाद प्रमोशन की बात करें सर, प्रमोशन का क्या रहता है सीन, प्रमोशन कैसे कैसे होते हैं। तो अगर आप एक्साइज इंस्पेक्टर या GST इंस्पेक्टर जिसे आप बोलते हो, GST इंस्पेक्टर बोलते हो, तो आपका जो पहला प्रमोशन लगेगा वो आपको क्या बनाएगा, सुपरिटेंडेंट बनाएगा। हालांकि ये प्रमोशन इतना जल्दी नहीं लगता है, पहला प्रमोशन होने में समय लग जाएगा, ध्यान रखना बात ये। तो आपको क्या बनाया जाएगा, सुपरिटेंडेंट। उसके बाद अगर आपको जो कि गस्टेड ऑफिसर की पोस्ट होती है, आपकी जानकारी के लिए बता दें, कभी अगर आप रेड करने जाते हो, मान लो किसी कंपनी में आप रेड करने गए, तो अगर आप GST इंस्पेक्टर है ना, तो सुपरिटेंडेंट के अंडर में जाओगे। मतलब उस रेड का जो सबसे बड़ा मुखिया होता है, रेड के दौरान जितने आदमियों को वो लेके गया है, वो कौन होता है, सुपरिटेंडेंट होता है। बात समझ में आ रही। तो उसके अंडर में आते हैं एक्साइज GST इंस्पेक्टर। तो अगर आप सुपरिटेंडेंट बन जाते हैं, फिर उसके बाद अगर आपको फर्दर प्रमोशन मिलते हैं, तो वो कुछ इस तरह से मिलते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर का है, डेप्यूटी कमिश्नर का है, जॉइंट कमिश्नर का है, एडिशनल कमिश्नर का, कमिश्नर का है। हालांकि यहाँ तक बहुत कम पहुंच पाते होंगे लोग, जहां तक है डेप्यूटी और जॉइंट पे जाके लोग रुक जाते होंगे। बात समझ में आ रही है। तो अगर आप देखें असिस्टेंट कमिश्नर को भी देखेंगे, तो ये IRS ऑफिसर की नौकरी होती है, जो ग्रुप A में आती है, जो UPSC के थ्रू मिलती है आप लोगों को। हालांकि इन प्रमोशन में टाइम लग जाता है बेटा, ऐसा नहीं कि आज आपने नौकरी करी कर आपको प्रमोशन मिल जाएगा, 1 साल में प्रमोशन मिल जाएगा, समय लगता है इन चीजों में होने में। लेकिन ये प्रमोशन की क्या है बेटा, हायरार्की है। बहुत से लोग जाते भी होंगे यहाँ तक, ठीक है। तो ये पूरी प्रमोशन की क्या है, हायरार्की है बेटा आपके GST वाली। इसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि इसके फायदे और नुकसान क्या है सर, कि फायदा क्या है GST की नौकरी करने का और नुकसान क्या है। तो फायदे और नुकसान की अगर मैं बात करूं, तो पहले फायदे की बात कर लेते, प्रॉस की बात कर लेते हैं कि क्या क्या फायदे हैं बेटा। सैलरी अच्छी है आपकी, पावर और प्रेस्टीज है। अगर आप ही सोच के देखिए, आज आप जहां बैठे हैं घर में और आप बोल दें कि हमारा लड़का GST इंस्पेक्टर है, आपके माता पिता बोल दें, तो आपके गाँव मोहल्ले में आसपास वैसे ही आपकी बहुत रेपुटेशन बढ़ जाती है। GST इंस्पेक्टर मतलब एक वजनदार पद है बेटा, ठीक है ना, सोसाइटी में आपकी बहुत रिस्पेक्ट बढ़ जाती है, ठीक है। तो पावर प्रेस्टीज बहुत है, कैरियर ग्रोथ अच्छी है इसके अंदर आपके पास में, वर्क एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है आपका, ट्रांसफर पोस्टिंग के बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, जॉब सिक्योरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है तो परमानेंट जॉब है, जॉब सिक्योरिटी तो है ही बेटा इसके अंदर, उसकी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ट्रेनिंग आपकी नासिन एक बहुत रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में कराई जाती है। उसके बाद बात करें सर इसके कॉन्स क्या हो सकते हैं। कॉन्स कभी कभी ये क्या होता है बेटा, वर्क प्रेशर आ जाता है। वर्क प्रेशर कैसा कि जैसे आप रेड्स करने गए हो, तो हो सकता है तो आपको बैक टू बैक रेड्स पे भेजा जाएगा, तो वर्कलोड ज़्यादा रहता है, तो कभी कभी वर्कलोड ओवर हो जाता है इसमें, ठीक है ना। ट्रांसफर की दिक्कत यह है बेटा, आमतौर पर तो देखो ट्रांसफर किया नहीं जाता है, लेकिन अगर आप कुछ नेगेटिव एक्टिविटी में पकड़े गए या कुछ ऐसा हो गया जो डिपार्टमेंट के अनुसार नहीं हुआ, मतलब आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे डिपार्टमेंट को नुकसान हो रहा है, तो वो आपको पनिशमेंट पोस्टिंग भी दे सकते हैं, और पनिशमेंट पोस्टिंग में भारत के किसी भी हिस्से में भेजा जा सकता है। आमतौर पर आपको इधर उधर ज़्यादा भटकाया नहीं जाता है, ठीक है ना। तो ट्रांसफर का एक नेगेटिव है इसमें। फिर लीगल और टेक्निकल वर्क है बेटा, ये आपको पढ़ते रहना पड़ता है, क्योंकि आप GST में काम करोगे तो आपको पढ़ाई करते रहने पड़ेगी साथ में। फील्ड ड्यूटीज़ हैं, जब आप रेड सर्च ऑपरेशन पे जाओगे तो थोड़ा स्ट्रेसफुल तो हो गई भाई, कि सुबह से रेड पे गए हो, शाम हो गई लेकिन रेड किए जा रहे हैं, तो एडवेंचर भी है लेकिन स्ट्रेस भी है। समझ में आ रही बात, दोनों चीज़ें होती हैं। पब्लिक इंटरेक्शन है, थोड़ा पब्लिक इंटरेक्शन में दिक्कत आती है बेटा, ट्रेनिंग डिसिप्लिन है, ये सारी चीज़ें मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो इस जॉब के अपने ही फायदे हैं और अपने ही घाटे हैं।
ये देखने पे डिपेंड करेगा कि किस बच्चे को फायदा दिखाई दे रहा है, किस बच्चे को घाटा दिखाई दे रहा है इसमें, ठीक है ना। तो ये सारी जानकारी थी जीएसटी इंस्पेक्टर से संबंधित कि जीएसटी इंस्पेक्टर में क्या पोस्ट होती है, क्या क्या काम करने का होता है, क्या सैलरी होती है, क्या बेनिफिट है, सब हमने आपको यहाँ पर साझा कर लिया है। हमारे पीछे आप देख पा रहे होंगे 2025 में चयनित छात्रों का जो हम लोगों ने सेलिब्रेशन करा था, उनके कुछ तस्वीरें हैं यहाँ पर उनके माता पिताओं के साथ। यहाँ पर अगर बात करें हम, अगर आप 2026 के सीजीएल में अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो सीएमसी इंदौर की एप्लीकेशन पे ऑलरेडी एक बैच रनिंग है बेटा, फाउंडेशन बैच के नाम से, संकल्प 2.0 बैच का नाम है, जो आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड दिया जाएगा। लाइव प्लस कैसा दिया जाएगा बेटा, रिकॉर्डेड बैच आपको मिलेगा जिसमें मैथ्स कंप्लीट हम पढ़ा रहे हैं, अर्थमेटिक और एडवांस आपका, शुभेंदु सर रीजनिंग लेंगे, सुधीर सर इंग्लिश पढ़ाएंगे आपको, रामानुजम सर आपका जीएस का एक पार्ट कवर करेंगे, राजन सर आपका इकोनॉमिक्स करंट अफेयर पढ़ाएंगे, शास्त्री सर आपको साइंस पढ़ाएंगे, धर्मेश सर हिस्ट्री और कंप्यूटर पढ़ाएंगे। तो यह बैच में आप जाके एडमिशन ले सकते हैं और 2026 के एग्जाम की तैयारी आप कर सकते हैं बढ़िया से, ठीक है ना। और यह बैच आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड प्रोवाइड करवाया जाएगा बच्चे, ठीक है। अगर यहाँ पर बात करें हम आपको, ये हमारा ऑफिशियल चैनल है बेटा, है ना, ये सीएमसी इंदौर ऑफिशियल चैनल है बच्चे, सीएमसी इंदौर का ये ऑफिशियल चैनल है टेलीग्राम का, इसको आप जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि अभी हमने जितनी जानकारी आपको यहाँ साझा करी है, जितनी जानकारी हमने आपको दी है, ये सारी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेंगी बेटा, तो वो मिलेंगी आपको सीएमसी इंदौर के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगी, ठीक है ना। बात करें यहाँ पर, ये सीएमसी इंदौर की एप्लीकेशन है, आप इसको डाउनलोड करके कई सारे बेनिफिट्स ले सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो ये आपके कस्टमर सपोर्ट के लिए है, इस नंबर पर कॉल करके आप बाकी सारी जानकारी ले सकते हैं। ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेके पढ़ना चाहते हैं तो हमारा कैंपस विजिट कर सकते हैं और वहाँ सारी जानकारी प्राप्त आप कर सकते हैं। तो यह सारी जानकारी थी आपकी आज जीएसटी इंस्पेक्टर से संबंधित। आगे वीडियो में आने वाले में हम बाकी पोस्टों के बारे में भी जानकारी साझा करेंगे। तब तक आप हमारे साथ ऑनलाइन बने रहें, सीएमसी इंदौर से जुड़े रहें। धन्यवाद, जय हिंद।